आप दे देना। ठीक, ये क्वेश्चन मैं आपके लिए लिख रहा हूँ, वो नोट्स में इंक्लूड नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आपको एक क्वेश्चन आए। क्वेश्चन है एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ कॉमर्स। मेरे साथ साथ लिखोगे तो लिख लो, नहीं तो स्क्रीनशॉट देना, देना जैसा ठीक लगे वैसा करना। ठीक, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ कॉमर्स। और दूसरी तरह से पूछता है हाउ कॉमर्स हैज हेल्प्ड इन रिमूविंग ट्रेड बैरियर्स। कैसे ट्रेड में होने वाली परेशानियों को कॉमर्स ने सॉल्व किया है। ठीक है, तो ना ये दो तरह से क्वेश्चन है, इसका आंसर मैं आपको लिख के दे दे रहा हूँ, स्क्रीनशॉट दे देना। वेरी गुड मॉर्निंग बेटा। क्वेश्चन हमारा है एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ कॉमर्स। दूसरे तरीके से कैसे पूछेगा, हाउ कॉमर्स हैज हेल्प्ड इन रिमूविंग ट्रेड बैरियर्स। ठीक है, तो अब इसका आंसर लिख दे रहा हूँ, और आंसर आप भी अगर लिख लो तो लिख लो, नहीं तो आप क्या करना, स्क्रीनशॉट दे दो। द importance of commerce is as follows। ठीक है, नंबर 1, कॉमर्स हैज रिमूव हिंड्रेंस। हिंड्रेंस मतलब प्रॉब्लम या बैरियर, हिंड्रेंस ऑफ प्लेस by use of transportation through which goods can be moved in any part of the country। हम पढ़ रहे कॉमर्स का इंपॉर्टेंस क्या है, तो पहला इंपॉर्टेंस मैंने आपको बताया, कॉमर्स हैज रिमूव द हिंड्रेंस ऑफ प्लेस। हिंड्रेंस ऑफ प्लेस मतलब होता है, पहले लोग जो होते थे एक ही जगह पर सामान बेच पाते थे, पर ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी के थ्रू अब वो देश के किसी भी हिस्से में सामान बेच सकते हैं। ये पहला इंपॉर्टेंस है कॉमर्स का। अब कॉमर्स का दूसरा इंपॉर्टेंस लिख रहा हूं, कॉमर्स हैज रिमूव hindrance of exchange by efficient banking system through which money can be exchanged at any time। पहले क्या होता था, हमारे यहाँ गुड्स के बदले गुड्स का एक्सचेंज होता था, जिसको बार्टर सिस्टम बोलते थे। तो क्या होता था, बाइंग सेलिंग करने बहुत मुश्किल होती थी। तो जब से कॉमर्स आया तो एक्सचेंज की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, क्योंकि कॉमर्स के आने के साथ बैंकिंग सिस्टम भी आया, जैसे आप कभी भी किसी को पेमेंट कर सकते हो। देखो आप पढ़ क्या रहे हो, आप ये पढ़ रहे हो बेसिकली कि कॉमर्स का इंपॉर्टेंस क्या है। तो सबसे पहले कॉमर्स ने प्लेस की प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया है। अब ट्रांसपोर्टेशन से सामान कहीं भी पहुंचाया जा सकता है। दूसरा, उन्होंने एक्सचेंज की प्रॉब्लम को सॉल्व किया बैंकिंग सिस्टम के थ्रू, जहां से आप कभी भी कहीं से पेमेंट कर सकते हो। तीसरी बात जो मैं लिख रहा हूं वो ये याद रखो, कॉमर्स हैज रिमूव हिंड्रेंस ऑफ टाइम बाय स्टोरिंग द गुड्स एट वेयर हाउसेस। पहले क्या होता था, जब सामान मिलता था तभी उसको कंज्यूम कर पाते थे, बाकी समय नहीं कर सकते थे। अब क्या होता है, हर चीज को आप साल भर कंज्यूम कर सकते हो, साल भर खा सकते हो, क्योंकि सामान वेयर हाउसेस में रखा रहता है।
तो अब टाइम की प्रॉब्लम नहीं रह गई, आपको हर साल हर सामान साल भर मिल सकता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे बताऊं, पहले जो मटर या पीज होती थी वो सिर्फ विंटर सीजन में ही मिलती थी। अब क्या हो गया, फ्रोजन पीस भी मार्केट में मिल जाती है, फ्रोजन मटर मिल जाती है, वेयर हाउसेस में रखी रहती है। अब पीस क्या है, आपको पूरा 365 दिन पूरा ईयरली मिल जाती है। शादियों में सब ये इस्तेमाल होती है ना। तो बेसिकली कॉमर्स ने क्या किया है, जो टाइम की प्रॉब्लम होती थी कि एक समय में एक चीज मिलती थी, प्रॉब्लम हटा दिया है। अब वेयर हाउसेस में सामानों को स्टोर कर दिया जाता है, और होता ही है कि जब जरूरत पड़े तब आप सामान का इस्तेमाल कर सकते हो। तीन इंपॉर्टेंस देखो, बैरियर हटाया किसका, प्लेस का, दूसरा एक्सचेंज का, तीसरा टाइम का, चौथा फोर्थ कॉमर्स हैज रिमूव बैरियर of knowledge by making consumer aware about the product through advertisement। आज आप इतने सारे एड्स देखते हो कि आपको एकदम अच्छे से पता है कि क्या प्रोडक्ट कौन सा है। पहले जब एड्स नहीं आते थे तो लोगों को प्रोडक्ट के बारे में पता नहीं होता था। तो कॉमर्स ने नॉलेज का बैरियर हटा दिया है, नॉलेज की प्रॉब्लम को हटा दिया है। अब एड देखते हो, आप एड देखकर ही सामान खरीदते हो, तो आपको सामान का नॉलेज हो जाता है। तो आप क्या पढ़ रहे हो, आप समझो कॉमर्स का इंपॉर्टेंस की कॉमर्स ने हमारी मदद कैसे करी है। प्लेस की प्रॉब्लम सॉल्व करी, एक्सचेंज की प्रॉब्लम सॉल्व करी, टाइम की प्रॉब्लम सॉल्व करी, नॉलेज की प्रॉब्लम सॉल्व करी। ठीक, एट लास्ट आखिरी दिख रहा और ये खत्म होता है, कॉमर्स हैज रिमूव हिंड्रेंस ऑफ रिस्क ब्रैकेट में लॉस बाय टेकिंग इंश्योरेंस पॉलिसी, by taking insurance policy where upon any damage to goods the insurance company shall pay, the insurance company shall pay, इंश्योरेंस कंपनी पे करे। तो आपका बेटा ये क्वेश्चन और ये आंसर है, देख लो, आपको लगे तो आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका। बेटा हम लोग ना एक क्वेश्चन और उसका आंसर लिख रहे हैं कि कॉमर्स का क्या इंपॉर्टेंस है हमारे देश में। तो कॉमर्स ने हमारी कई प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया है। जैसे पहले हमारा सामान एक प्लेस से दूसरी प्लेस नहीं जा पाता था, तो कॉमर्स के आने से ट्रांसपोर्टेशन आया, अब सामान पूरे देश में पहुंचता है। तो प्लेस का जो हिंड्रेंस या प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हुई। फिर पहले ना सामान के बदले सामान एक्सचेंज होता था, तो कॉमर्स के आने से बैंकिंग सिस्टम आया, जिससे आप ऑनलाइन भी पेमेंट कर सकते हो। फिर पहले सामान को उसी समय यूज करना होता था, अब वेयर हाउसेस में स्टोर कर सकते हो, साल भर इस्तेमाल कर सकते हो। पहले लोगों को सामान का नॉलेज नहीं होता था, कॉमर्स जब आया तो एड शुरू हुए, एडवर्टीजमेंट शुरू हुए, तो नॉलेज की प्रॉब्लम सॉल्व हुई। और पहले सामान खराब हो जाता था तो बिजनेसमैन का बहुत नुकसान होता था, तो अब इंश्योरेंस पॉलिसीज आ गई हैं, तो इससे क्या होता है, रिस्क भी कम हो गया है। ये क्वेश्चन है, ये आंसर है, स्क्रीनशॉट लगे तो ले लो भैया, और यस और नो करके बताना स्क्रीनशॉट दे दिए होगे तो स्क्रीनशॉट ले लो इसका, और लिख रहे हो तो लिख डाले होगे तो लिख दिए, यस सर बोलोगे तो आगे बढ़ूंगा। ठीक है, जो लिख लिया अच्छा बना, स्क्रीनशॉट फटफट ले लो। ये पहला, ये लेना, फिर ये अगला लेना, और ये मैं एग्जाम में पूछूंगा, मैं अभी से बता दे रहा हूँ तुमको। ठीक, जो क्लास अटेंड नहीं किया उनका नुकसान होगा इसमें। ये आप ये करो, ठीक है, ये आपके स्क्रीनशॉट्स भी हो गए होंगे। गुड। तो अब आ जाते हैं मेन चैप्टर पे यार, अब थोड़ा सा चैप्टर को आज कंप्लीट किया जाए। देखो ध्यान से सुनो, कंसेप्ट है आज का हमको जो पढ़ना है, हो गया खत्म इंडस्ट्री कॉमर्स, अब दूसरी बातें करते हैं। सैटरडे टेस्ट है ना, दे दो। हम पढ़ते हैं कि प्रॉफिट का क्या इंपॉर्टेंस है एक बिजनेस में।
आप बिजनेस कर क्यों रहे हो? प्रॉफिट कमाने के लिए तो कर रहे हो। प्रॉफिट ना हो तो बिजनेस चलेगा कैसे? तो इम्पोर्टेंस को हम कुछ पॉइंट्स में दे सकते हैं। सबसे पहला, किसी भी बिजनेस का लाइफ ब्लड जो है, लाइफ ब्लड मतलब जो लाइफ है वो प्रॉफिट ही है। होता क्या है बेसिकली, बेटा ये मैं अलग से लिखवाया हूँ, ये नोट्स में नहीं था, ठीक है? बाकी सब तो है, नोट्स ही पढ़ना है आपको, इसके हिसाब से ही टेस्ट देना है। प्रॉफिट जो है बिजनेस का लाइफ ब्लड है। देखो कभी भी याद रखना, आज जब बिजनेस कर रहे हो तो आपका बिजनेस तभी सरवाइव कर पाएगा जब लंबे समय तक प्रॉफिट नहीं होगा, प्रॉफिट होगा। अगर आपके बिजनेस में प्रॉफिट नहीं है तो एक टाइम के बाद आपका बिजनेस अपने आप बंद हो जाएगा। तो ये याद रखो, बिजनेस के सर्वाइवल के लिए, बिजनेस को जिंदा रखने के लिए प्रॉफिट की जरूरत है। आज आप भी एक बिजनेस स्टार्ट करोगे तो खुद से पैसा लगाओगे ना, कैपिटल लगा के स्टार्ट करोगे, जैसे 1 करोड़ लगाए। अब बहुत समय तक अगर अर्निंग नहीं होगी या प्रॉफिट नहीं होगी तो क्या होगा, ये बिजनेस बंद हो जाएगा। सबसे पहली बात याद रखो, बिजनेस लाइफ ब्लड, प्रॉफिट लाइफ ब्लड है। प्रॉफिट नहीं होगा तो बिजनेस नहीं चल पाएगा। दूसरी चीज, प्रॉफिट आपकी गुडविल बढ़ाता है, ठीक है, प्रोस्पेरिटी लाता है। कहने का मतलब ये होता है कि जितना प्रॉफिट आएगा आप उतने अमीर बनोगे, जितने आप रिच बनोगे आपकी गुडविल मतलब आपकी रेप्यूटेशन जो है उतनी ज्यादा इंक्रीज होगी। आज अंबानी या टाटा की इज्जत क्यों है? क्योंकि ज्यादा प्रॉफिट कमाते हैं ना, पैसा ज्यादा इसलिए। और दूसरी चीज प्रोस्पेरिटी आती है। प्रोस्पेरिटी आने का मतलब आपसे जुड़े सारे लोग सेटिस्फाइड रहते हैं। आपके एम्प्लॉयज आपको छोड़ के नहीं जाना चाहते क्योंकि उनको अच्छी सैलरी मिल रही होती है। आपके साथ लोग ज्यादा से ज्यादा काम करना चाहते हैं क्योंकि आप जब कमा रहे हो तो आपके साथ साथ दूसरे भी कमाएंगे। तो देखो प्रॉफिट का इंपॉर्टेंस क्या है, सबसे पहले तो सर्वाइवल के लिए जरूरी है, लाइफ ब्लड है। दूसरा, जितना अच्छा प्रॉफिट होगा आपकी रेपुटेशन बढ़ेगी, आपकी गुडविल बढ़ेगी। और दूसरा, प्रोस्पेरिटी आएगी, मतलब सब लोग खुशहाल रहेंगे। पहले बताओ ये दोनों पॉइंट समझ आए कि नहीं आए आपको? यस और नो करके बताओ, यस और नो करके बताओ, आपको दोनों पॉइंट समझ आए कि नहीं आए? फटाफट बोलना। तीसरी चीज प्रॉफिट के होने से ये होता है कि आपके बिजनेस की एफिशिएंसी बढ़ जाती है। एफिशिएंसी बढ़ने का मतलब ये होता है कि अगर आपके पास पैसे हैं या प्रॉफिट है तो आप क्या करोगे, लेटेस्ट से लेटेस्ट मशीन ला के काम करोगे। और आप ये जानते हो कि जब किसी जगह पर पैसा लगाया जाता है तो पैसा ही पैसे को खींचता है। तो जितनी बेहतर रिसोर्स आएगी, जितनी बेहतर मशीन आएगी, उतना अच्छा और काम होगा, और जितना अच्छा काम होगा प्रॉफिट और बढ़ेगा। एंड एट लास्ट प्रॉफिट के होने से बिजनेस की ग्रोथ होती है। आज आपके पास पैसे हैं, आपकी एक ब्रांच आज रायपुर में है, आप अच्छा प्रॉफिट कमा रहे हो तो दूसरी ब्रांच बिलासपुर में खोल लोगे, फिर तीसरी ब्रांच भिलाई में खोल लोगे। तो बिजनेस को एक्सपैंड करने में आपको बहुत मदद मिलती है अगर आपके पास प्रॉफिट हो, पैसा हो तो। आपको ये बातें याद रखना है, ठीक है? कैपिटल तो इंक्रीज हो गई, आप बिजनेस में और इंक्रीज करोगे, बढ़ाओगे। चलो मैं रिपीट करता हूँ, सुनो। सबसे पहली बात, प्रॉफिट बिजनेस का लाइफ ब्लड है, मतलब सर्वाइवल के लिए जरूरी है। अगर प्रॉफिट नहीं होगा तो बिजनेस बंद हो जाएगा। दूसरा, जो प्रॉफिट है वो आपकी गुडविल को बढ़ाता है। गुडविल मतलब आपकी इज्जत बढ़ाता है। आज बिजनेसमैन की इज्जत इसी नाम से होती है कि वो कमा कितना रहा है। तो जितना प्रॉफिट कमाओगे आपकी गुडविल बढ़ेगी, इज्जत बढ़ेगी, और आप प्रोस्पेरिटी में रहोगे, मतलब खुशहाल रहोगे। तीसरा, आप नई नई मशीन ला पाओगे, नई नई रिसोर्सेस ला पाओगे, तो इससे बिजनेस की भी ताकत और एफिशिएंसी बढ़ेगी। और चौथी बात ये है, अगर आपके खूब प्रॉफिट है, अच्छा खासा प्रॉफिट है, तो आप अपने बिजनेस को फ्यूचर में और आगे ग्रो कर सकते हो। आप खाली रायपुर तक क्यों रहोगे, आप बिलासपुर पहुंच जाओगे, आप भिलाई पहुंच जाओगे, अपने बिजनेस को ग्रो करोगे। ये 4 रोल है प्रॉफिट के। आपको रोल समझ आए कि नहीं आए ये बताओ, हाँ या ना? आपको रोल समझ आए कि नहीं है? सभी लोगों को आ गए? Good. अब अगला सवाल है आपसे, वो ये है कि व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। इसका मतलब है व्हाई वी आर डूइंग बिजनेस, हम बिजनेस कर क्यों रहे हैं, हमारा एम क्या है बिजनेस का, क्यों बिजनेस कर रहे हैं। अब आप बोलोगे सर हम लोग तो प्रॉफिट कमाने के लिए बिजनेस कर रहे हैं, और किस लिए कर रहे हैं? तो भाई अगर तुम प्रॉफिट कमाने की बात कर रहे हो तो जो तुम्हारा कंपटीटर है वो भी तो प्रॉफिट कमाने की बात कर रहा है। तो तुम में और उसमें फर्क क्या है? तुम क्यों बिजनेस कर रहे हो? तुम्हारा ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव मतलब एम होता है। तुम क्यों बिजनेस कर रहे हो, क्या कारण? तो हमेशा याद रखना, आप जब कोई बिजनेस करते हो तो आपके 3 एम होना चाहिए।
एक होता है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, एक होता है सोशल ऑब्जेक्टिव और एक होता है पर्सनल ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को हम लोग इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव भी बोलते हैं, आप लोग भी ऐसे लिख लोगे, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, ठीक है। पर्सनल ऑब्जेक्टिव को हम लोग एम्प्लॉय ऑब्जेक्टिव भी बोलते हैं, ठीक है। अब आपको मैं सिखा रहा हूँ, आज मैं एक बिजनेस कर रहा हूँ तो मेरे एम्स क्या है, मैं क्यों बिजनेस कर रहा हूँ। तो सबसे पहले मेरे इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव है, मतलब मुझे पैसा कमाना इसलिए मैं बिजनेस कर रहा हूँ, मनी अर्न करने के लिए। तो ऐसा नहीं है कि बिजनेस में एक दिन आप चालू करोगे पहले दिन से कमाई चालू हो जाएगी। बिजनेस अगर आपको बेहतर तरीके से करना है तो 3 चीजें आप करो। सबसे पहली बात, आपको मार्केट में सरवाइव करना होगा। कई साल ऐसे होंगे कि आपको बिल्कुल पैसा नहीं आएगा, लेकिन आपको टिके रहना है, खुद की जेब से खर्चा करते रहना है। एक टाइम आएगा कि आप प्रॉफिट कमाना चालू कर दोगे, और जिस दिन ऐसा लगे आप प्रॉफिट कमाना चालू कर दिए हो तो आगे ग्रो करो, नई नई ब्रांचेस खोलो। तो बिजनेस 3 नियम पे चलता है, पैसा कमाना है ना, मार्केट में सरवाइव करना पड़ेगा, फिर प्रॉफिट कमाना पड़ेगा, फिर आगे ग्रोथ होगी आपकी, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल आपको मैं देता हूँ, आप मेरे को बताना, आप सबने पेटीएम का नाम सुना है क्या? आप सबने पेटीएम का नाम सुना है कि नहीं सुना है? हाँ या ना? आपको पता है पेटीएम कब स्टैब्लिश हुआ था, पेटीएम कब बना था, पेटीएम किस साल में बनी थी, आपको पता है? पेटीएम किस साल में बनी थी? पेटीएम जो कंपनी है ये बनी थी सन 2008 में, जब ऑनलाइन बैंकिंग के बारे में लगभग कोई जानता भी नहीं था। 2008 में बनी थी। 2016 तक ये सिर्फ लॉस में थी, कोई फायदा नहीं होता था, नुकसान में चलती थी। फिर भी जो इसका ओनर था उसने कंपनी बंद नहीं करी, 8 साल लॉस रहे, कभी तो फायदा होगा, इसने ये सर्वाइवल किया, टिका रहा मार्केट में। फिर 2016 में मोदी जी आए, बोले मित्रों नोट बंद हो रहे हैं, पेटीएम जबरदस्त कमाया, यहां उसका प्रॉफिट हुआ। फिर आफ्टर 2016 जब उसकी कमाई होना चालू हो गई तो 2019 से इसने और भी बिजनेसेस चालू कर दिए, पेटीएम बैंक वैंक स्टार्ट कर दिया है, तो अब ये ग्रोथ कर रहा है। तो आप भी कल को बिजनेस करोगे, याद रखना पहले दिन से कमाई नहीं होगी, पहले सरवाइव करना पड़ेगा। पेटीएम वाला 8 साल सरवाइव किया, लॉस में रहा, नुकसान में रहा, लेकिन टिका रहा, कभी तो कमाई होगी। 2016 से उसका प्रॉफिट होना चालू हुआ, अब वो ग्रो कर रहा है। अब आप बताओ मेरे को, आपको इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव या ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव समझ आया कि नहीं आया ना? आपको इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव या ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव समझ आया कि नहीं आया? आपको यही करना है, पहले सरवाइव कर दो, टिक जाओ, फिर कमाओ, फिर ग्रो करो। अब ये तो हो गया पैसा कमाने की बात, लेकिन आप एक बात याद रखना कि आप पैसा तभी तक कमा पाओगे जब तक सोसाइटी का आपको सपोर्ट होगा। तो अब आपको दूसरा काम ये करना है कि आपका इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव पूरा हो गया, आपने पैसे कमा लिए हैं ना, तो अब समाज के लिए भी कुछ करो, आप सोसाइटी के लिए कुछ करो। क्या कर सकते हो समाज के लिए? तो अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट एक ठीक ठाक रेट में कस्टमर को दो, तो कस्टमर सेटिस्फाई रहेगा तो आपको छोड़ के नहीं जाएगा। आप लोगों को नौकरियां दो, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जनरेट करो। आप कम्युनिटी को, कम्युनिटी का मतलब होता है आसपास का समाज जहां पर आपका बिजनेस चल रहा है। जैसे भिलाई में भिलाई स्टील प्लांट है, तो भिलाई स्टील प्लांट के लिए भिलाई एक कम्युनिटी है, तो इनको फाइनेंशियल सपोर्ट दो, इनके लिए हॉस्पिटल्स ओपन करो, क्लब्स ओपन करो, स्कूल ओपन करो, ठीक है। और फाइनली अलग अलग एजुकेशनल, हेल्थ और ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाओ। ये सब चीजें आपको करना है, अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट बनाना है, लोगों को नौकरी देनी है, समाज में फाइनेंशियल सपोर्ट देना है, एजुकेशन हेल्थ पे काम करना है। आप बताओ समाज सेवा समझ आई कि नहीं है? क्या करना है? सोशल ऑब्जेक्टिव समझ आया कि नहीं? पहले तो खूब पैसा कमा लो, फिर ये सब करो, तो इससे क्या होगा, समाज में अच्छा नाम हो जाएगा आपका, और अगर सोसाइटी का सपोर्ट रहेगा तो हमेशा बिजनेस ग्रो करता रहेगा। तीसरी चीज, आप क्या करो, अपने एम्प्लॉयज के बारे में सोचो, क्योंकि देखो अगर एम्प्लॉय नहीं होते तो आपका बिजनेस ज्यादा नहीं चल पाएगा, एम्प्लॉयज का अच्छा होना जरूरी है। तो आप अपने एम्प्लॉयज के लिए क्या करो, उनको अच्छी सैलरी दो ताकि वो खुश रहें, उनकी ग्रोथ करो, उनकी तरक्की करो, मतलब उनको टाइम टाइम पे प्रमोशंस दो, प्रमोशंस दो, ठीक है। प्रमोशन दोगे तो आप क्या टिके रहेंगे।
उनका पीयर रिकॉग्निशन करो। पीयर रिकॉग्निशन मतलब होता है रिस्पेक्ट दो, इज्जत दो, रिस्पेक्ट अमंग अदर एम्प्लॉइज, दूसरे एम्प्लॉइज के सामने उनको इज्जत दो, ठीक है। सोशल रिकॉग्निशन मत पढ़ो, उनके लिए अच्छी हेल्दी वर्किंग कंडीशन रखो, बढ़िया। जैसे आप गूगल का ऑफिस देखेंगे तो आजकल तो गार्डन में चलता है, लोग झूले में बैठ के काम करते हैं, वहीं पर जिम भी है, सब कुछ वहीं है इंतजाम। तो सिस्टम ये बोलता है बेसिकली, आपको ध्यान रखना है कि आपको 3 एम पूरे करने हैं अगर बिजनेस चलाना है तो। पहले पैसा कमा लो मतलब इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, फिर सोशल वेलफेयर करो, समाज सेवा करो, सोशल ऑब्जेक्टिव, फिर तीसरी चीज जो करो वो ये करो कि एम्प्लॉइज के बारे में सोचो, इसको पर्सनल ऑब्जेक्टिव या एम्प्लॉय ऑब्जेक्टिव बोला जाता है। तो आप बताओ आपको तीनों ऑब्जेक्टिव समझ आए कि नहीं आए? आपको तीनों ऑब्जेक्टिव समझ आए कि नहीं, हाँ या ना? आ गया? इसमें आपको बिल्कुल डाउट नहीं होना चाहिए, क्लैरिटी होना चाहिए, ठीक। तो आपने क्या कर दिया बेटा, ऑब्जेक्टिव्स कंप्लीट कर दिए। ये आपका होमवर्क होगा, ये आप करोगे कि इंडस्ट्री, ट्रेड और कॉमर्स में डिफरेंस क्या है, ये आपको करना है, ठीक है। नहीं बनेगा तो मैं आपको बताऊंगा, अदरवाइज आप करोगे। आप मेरे को ये बताओ, ऊपर जितना भी पढ़े हम लोग अभी तक, आपको सब चीजें समझ आई है कि नहीं? यस और नो करके हैंड रेस करके बता दो मेरे को फटाफट। सैटरडे को क्योंकि तगड़ा टेस्ट देना है, ठीक है। सभी लोगों को, जितने लोग क्लास अटेंड कर रहे हो अभी तक मैंने जो पढ़ाया, आपको सब कुछ समझ आ गया कि नहीं आया, हाँ या ना बता दो फटाफट मेरे को, यस और नो या हैंड रेस करके, जैसे आपको ठीक लगे आप वैसे बताइए। जरूरी है, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए कि आपसे ना बने, सब कुछ आना चाहिए। अब चैप्टर को एंड करने की बारी आ गई है, हम लास्ट टॉपिक पे आते हैं। और पर्सनल ऑब्जेक्टिव का मतलब अपने एम्प्लॉइज के बारे में सोच। अगर तुम्हारी एक फैक्ट्री चल रही है, तुम्हारे एम्प्लॉइज हैं, तो पैसा तो कमा रहे हो ना, तो एम्प्लॉइज के लिए भी कुछ करो, उनको अच्छी सैलरी दो, उनकी ग्रोथ करो, उनको प्रमोशन दो, उनकी रिस्पेक्ट करो, उनकी इज्जत करो, और उनको अच्छी वर्किंग कंडीशन दो। ऐसा ना एकदम गंदगी में उनसे काम करवा रहे हो, उनको अच्छी वर्किंग कंडीशन दो। ये सब आप करो अपने एम्प्लॉइज के लिए, ठीक है। अब लास्ट कंसेप्ट पे आते हैं हम लोग आते हैं बिजनेस रिस्क पे। आईएम पे लिख रहा हूं, अच्छे से ध्यान रखना। आपको इसका मतलब बताता हूं। रिस्क का मतलब हमेशा याद रखो, प्रोबेबिलिटी होता है। प्रोबेबिलिटी को हम चांस भी बोलते हैं, इसको हम पॉसिबिलिटी भी बोलते हैं। ये प्रोबेबिलिटी या चांस या पॉसिबिलिटी जो है, ये लॉस होने की है, ठीक। फिर सुनो, रिस्क का मतलब होता है लॉस होने का चांस, एक खतरा कि आपका नुकसान हो सकता है। जैसे एग्जाम्पल मैं आपको दूं, तो मैं 100 पीस ऑफ समोसा बनाता हूं, ठीक। अच्छी बात यह है कि अगर ये सेल हो गए, बिक गए, तो मेरे की कमाई हो जाएगा, मेरा प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन अगर नहीं बिके तो रिस्क है। रिस्क ये है कि अगर नहीं बिके तो लॉस हो जाएगा। तो अभी हुआ है क्या? नहीं सर, अभी लॉस नहीं हुआ है, लेकिन एक चांस है कि हो सकता है। एक बात बताओ, मैं एक पिक्चर बनाता हूं, इस पिक्चर में हिमेश रेशमिया को मैं हीरो देता हूं, क्या लगता है रिस्की है कि नहीं है कि मैं प्रॉफिट कमा लूंगा, कमाई हो जाएगी? आपको क्या लगता है? मैं हिमेश रेशमिया को लेकर एक पिक्चर बना रहा हूं, रिस्क है क्या ये बताओ? रिस्क है क्या? रिस्क है यार, सीधी सी बात है। रिस्क ये है कि पिक्चर तो बना दिए इतना खर्चा करके, अगर लोग टिकट नहीं खरीदे या देखने नहीं आए तो हो जाएगा काम, किस्सा खत्म है। तो रिस्क मतलब ये नहीं है कि नुकसान हो गया है, रिस्क मतलब ये है कि आगे जाके नुकसान हो सकता है, क्योंकि देखो बिजनेस में चीजें अनसर्टेन होती है, कुछ भी हो सकता है आगे जाके। तो रिस्क एक पॉसिबिलिटी को बताता है कि आपका नुकसान हो सकता है, मेरी बात ये पहले तो समझ लो। अब जितना बड़ा रिस्क लोगे, बिगर द रिस्क, उतना ही ज्यादा प्रॉफिट भी हो सकता है। वो हर्षद मेहता का स्कैम देखे हो क्या? इश्क है तो रिस्क है बोलता है, रिस्क है तो इश्क है। जितना बड़ा रिस्क लोगे उतना ऊपर जा सकते हो। तो रिस्क मतलब एक चांस है, नुकसान भी हो सकता है और जबरदस्त चाहो तो फायदा भी हो सकता है। तो इसके फीचर पढ़ दो। रिस्क क्यों है? क्योंकि चीजें अनसर्टेन है,
अनसर्टेनिटी मतलब क्लियर नहीं है, फ्यूचर में क्या होगा किसी को नहीं पता, रिस्क यही है। किसी भी बिजनेस का रिस्क एक एसेंशियल पार्ट होता है। आप बिजनेस कर रहे हो तो हमेशा याद रखना रिस्क होगा ही, कभी फायदा होगा तो कभी नुकसान होगा। रिस्क कितना होगा, डिग्री ऑफ रिस्क, ये आपके बिजनेस पे डिपेंड करता है। अब मानी का रिस्क तो सीधी सी बात है मुझसे तो ज्यादा ही है ना, बड़ा बिजनेस ज्यादा रिस्क, छोटा बिजनेस कम रिस्क। और रिस्क लेने का आपको रिवॉर्ड क्या मिलता है, आपको रिवॉर्ड में मिलता है प्रॉफिट, फायदा। आप ये नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क एकदम अच्छे से ध्यान रखना बेटा। सबसे पहले रिस्क आया क्यों, क्योंकि फ्यूचर जो है वो नॉन क्लियर है, भविष्य में क्या हो जाए किसी ने नहीं देखा है। दूसरा फीचर क्या है याद रखना, कि रिस्क बिजनेस का एसेंशियल पार्ट है, रिस्क ना हो तो बिजनेस नहीं कर सकते आप। तीसरा, जितना बड़ा बिजनेस होगा उतना बड़ा रिस्क होगा। और चौथा, ये एक रिवॉर्ड है, ये एक रिवॉर्ड है किस चीज का, प्रॉफिट का। जितना ज्यादा रिस्क लोगे उतना प्रॉफिट होगा। अब आप बताओ, आपको बिजनेस रिस्क और उसका फीचर समझ आया कि नहीं आया, ईमानदारी से। आपको बिजनेस रिस्क और उसका फीचर समझ आया कि नहीं, ईमानदारी से बोलो। आगे अब यहाँ पर जैसे आपने इसके फीचर पढ़ लिए, ठीक है, तो बिजनेस रिस्क होता क्यों है, कॉजेस क्या है, क्या कारण है बिजनेस रिस्क होता है। बहुत सारे कारण है, जैसे नेचुरल कॉजेस होते हैं कई बार, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। मौसम में कोई बदलाव आया, जैसे भारी बारिश हो गई, तूफान आ गया, ठीक है। जियोलॉजिकल चेंजेस आ गए, जैसे भूकंप भूकंप आ गया, क्या कर देंगे, 2 मिनट में पूरी फैक्ट्री ढह जाती है, दुकान ढह जाती है। तो हम जब कोई बिजनेस करते हैं तो कई बार हमको रिस्क नेचुरल कॉजेस से होता है। नेचुरल कॉजेस मतलब सीजन्स में बदलाव आना, आंधी तूफान आ जाना। जैसे अभी वो तूफान है ना, यास करके तूफान आए हैं, कितने सारे बिजनेस हाउसेस डिस्ट्रॉय हो गए, कितनी दुकानें टूट गई। कुछ जियोलॉजिकल चेंज आते हैं, धरती में बदलाव आता, अर्थक्वेक आ गया, दुकानें खत्म, आपकी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां डूब जाती हैं। कई बार ह्यूमन कॉजेस भी होते हैं, इंसान की वजह से भी बिजनेस को नुकसान होता है। देखो, इंसान का बिहेवियर आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, अगर वो केयरलेस है या डिसऑनेस्ट है या बेवकूफ है तो आपका नुकसान करा देगा। अक्सर बिजनेसमैन को नुकसान इसलिए होता है क्योंकि उनके एम्प्लॉय बेईमान निकल जाते हैं, वो धोखाधड़ी कर देते हैं, पैसा चुरा देते हैं, एम्बेजलमेंट कर देते हैं, मतलब हेरा फेरी कर देते हैं, तो इससे बिजनेसमैन का नुकसान होता है। दूसरा, कई बार हड़ताल पे बैठ जाते हैं कि काम करेंगे नहीं, तो इससे बिजनेसमैन का नुकसान होता है। आप सीखो किस कारणों से हमें लॉस हो सकता है, एक तो नेचुरल कॉज, नेचुरल कैलामिटीज के आने से। दूसरा ह्यूमन कॉज, इंसानों की वजह से भी नुकसान हो सकता है। आप बताओ, आपको ये दोनों कॉज समझ आए कि नहीं, पहले आपको ये दोनों कॉज समझ आए कि नहीं आए, आपको नेचुरल और ह्यूमन कॉज समझ आया कि नहीं आया, हाँ या ना। तीसरा बेटा, आपका नुकसान इकोनॉमिक कॉजेस की वजह से भी हो सकता है। इकोनॉमिक कॉजेस का मतलब होता है मार्केट में बदलाव आ रहा है। देखो, आप सामान मार्केट में ही बेचते हो, अब सपोज करो आपका कंपटीटर जो है प्राइस को एकदम लो कर दिया, तो फिर आदमी आपका सामान क्यों खरीदेगा, आपके कंपटीटर का ही खरीदेगा। आप मार्केट में जिस सामान को 100 रुपए में बेच रहे हो, आपका कंपटीटर उस सामान को 25 रुपए में बेच रहा है। तो सीधी सी बात है, हमारा सामान नहीं खरीदा जाएगा, कंपटीटर का सामान खरीद देंगे लोग जाके। होता है, लोग करते हैं। जियो ने क्या किया, जब कट थ्रोट कंपटीशन था, रेट गिरा दिया, कितना भयानक नुकसान हुआ बाकी बिजनेसेस को। दूसरा, कई बार मार्केट में रेट कम या ज्यादा होने से भी हमको नुकसान हो जाता है। कई बार ऐसा हो जाता है कि हमारा सामान महंगा हो जाता है तो लोग खरीदना बंद कर देते हैं, ये चीज होती है, इसको इकोनॉमिक कॉज बोलते हैं। इकोनॉमिक कॉज मतलब मार्केट में होने वाले बदलाव, कई बार कंपटीटर रेट गिरा देता है, कई बार प्राइजेस में चेंज आ जाते हैं। जैसे अभी हर चीज महंगी है, मैंने भी महंगा कर दिया तो मेरा सामान कोई खरीद ही नहीं रहा। आप बताओ, आपको ये समझ आया कि नहीं, इकोनॉमिक कॉज की नहीं आया, आपको समझ आया कि नहीं आया। देन उसके बाद बारी आती है टेक्निकल कॉज की। टेक्निकल कॉज मतलब होता है बेटा चेंज इन टेक्नोलॉजी, चेंज इन टेक्नोलॉजी। अब क्या है, हम हमारे यहाँ सारे लोग टाइपराइटर पे काम करते हैं, अब पूरे मार्केट में आ गया कंप्यूटर, सब लोग कंप्यूटर में वर्क कर रहे हैं। तो अब इसमें क्या दिक्कत होता है, दो चीजें, एक तो मेरे को नई मशीन्स खरीदनी पड़ जाएगी और पुरानी को रिप्लेस करना पड़ जाएगा, इसमें खर्चा बहुत आएगा। दूसरी बात, मेरे एम्प्लॉय रेजिस्ट करेंगे, उन लोगों को तो टाइपराइटर में काम करने की आदत हो गई थी, अब मैं कंप्यूटर डाल दिया तो कहाँ मेरे यहाँ काम करेंगे। तो ये एक इशू है बेटा,
इशू यही है, आप समझो मेरी बात को, टेक्निकल कॉज इज द बिगेस्ट इशू, कि कई बार टेक्नोलॉजी बदल जाती है और नए लोग नई टेक्नोलॉजी समझ नहीं, सॉरी पुराने लोग नई टेक्नोलॉजी समझ नहीं पाते और बिजनेस को हो जाता है नुकसान। मेरे यहाँ के सारे लोग टाइपराइटर पे काम करते थे, अब कंप्यूटर्स आ गए, उनको काम नहीं आता तो तकलीफ हो जाएगी। ह्यूमन कॉज मतलब होता है लोगों ने गड़बड़ करी, चोरी कर दी, बेईमानी कर दी, अब मैं इतना अच्छा प्रॉफिट कमाया, मेरा एम्प्लॉय सारा पैसा लेके भाग गया, तो मेरा लॉस ह्यूमन कॉज की वजह से हुआ ना, इंसानों की वजह से। तो ये होता है ह्यूमन कॉज। तो 4 कॉज देखो, नेचुरल कॉज मतलब ह्यूमन कैलामिटी, नेचुरल कैलामिटी, ठीक है। उसके बाद ह्यूमन कॉज मतलब क्या होता है, ह्यूमन कॉज मतलब होता है इंसानों की वजह से नुकसान। इकोनॉमिक कॉज मतलब क्या होता है, मार्केट में रेट के कम या ज्यादा होने से नुकसान। टेक्निकल कॉज क्या होता है, टेक्नोलॉजी में बदलाव आ गया जिसकी वजह से बिजनेस को नुकसान हो रहा है। और लास्ट होता है मैकेनिकल कॉज, कि आपने जो महंगी मशीन करोड़ों की खरीद के लाई थी, अगर वो खराब हो गई तो आपका भारी नुकसान होगा। इतने वजह से आपके बिजनेस को नुकसान हो सकता है। आपको बात समझ आई कि नहीं, सभी लोगों को ये बताओ, इतने कारणों से आपके बिजनेस को नुकसान हो सकता है। आपको ये चीज समझ आई कि नहीं, हैंड रेस करके बता दो, या जैसे बताना यार वैसे बताओ, आपको समझ आया कि नहीं आया। आपको क्लियर है कि नहीं है? मैकेनिकल रिस्क में ना मशीन का खराब हो जाना। अब तूने 5 करोड़ की मशीन लेकर आई है, मान ले अगर वो खराब हो गई है, डिफेक्टिव निकल गई, तो भारी नुकसान है कि नहीं है? 5 करोड़ की मशीन लेकर आएगा, खराब निकल गई, नुकसान होगा कि नहीं? ये मैकेनिकल रिस्क कहलाता है। इतने रिस्क होते हैं बिजनेस में, देख लो भैया, सीख लो। यहाँ पे जाके आपका बिजनेस स्टडीज का चैप्टर नंबर 1 खत्म हो गया, कंप्लीट हो गया। बेटा वो क्वेश्चन आंसर दिखाया हूं, आप उस क्वेश्चन और आंसर को पढ़िएगा, नहीं समझ आएगा तो मेरे को बताना, ठीक है। कल हम लोग इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, कल हम लोग इसके क्वेश्चन से सॉल्व करेंगे, कल हम लोग, वेरी गुड बेटा, कल इसके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग, देखते हैं आपसे बनते हैं कि नहीं बनते। दैट्स इट फॉर टुडे, ये आप करिए। इसमें कहा न्यूमेरिकल, बिजनेस स्टडीज में कोई न्यूमेरिकल नहीं है। बिजनेस स्टडीज का टेस्ट बोल रहा हूँ ना, चैप्टर 1 का, तो ये तो पूरा थियोरी है, इसमें का न्यूमेरिकल।